सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है और आवाज आ रही है? उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए फिर सुनाओ। अब हम लोगों को डिफाइन करना है कि रिलेशन क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में। ठीक है, इफ आई वांट टू change the my temperature scale, so how to do that? Okay, so for that let us consider that we have a thermometric property P, and P can be any property. I am not defining that P is pressure or P is volume or P is resistance. P can be any property. Okay, and reference points are ice point and steam point. Okay, there are two reference point, one is ice point and another one is steam point, and the interpolation scheme is linear. These three things we have considered कि मेरी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ पी से, जो रेफरेंस पॉइंट है वो है मेरे आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, और इंटरपोलेशन स्कीम है वो है लीनियर। ठीक है, तो अगर मैं जब मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर टी और सॉरी वर्सेस पी, जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये प्रेशर नहीं है। इसको स्मॉल पी से डिनोट कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। ठीक है, so the relation between temperature T and pressure P will be linear. That means इन दोनों के बीच में अगर मैं एक फंक्शन ड्रॉ करूं तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन हो रहा होगा। मतलब आई कैन से दैट T इज इक्वल टू प्लस बी। ओके, कहाँ से आया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और आई कैन से दिस इज a linear relationship between x and y. Similarly, here I have used a linear relationship between temperature and pressure. Oh, sorry, temperature and thermometric property. Again, okay. Up now, first condition when for ice point. Let us consider temperature is Ti, and at ice point the value of thermometric property is Pi. ओके, तो अगर ये दोनों, ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, टी की जगह टी आई इज इक्वल टू ए पी आई प्लस बी। वी हैव टी आई नोन, पी आई नोन, what are the unknowns, a and b. This is equation 1. Similarly for steam point, T steam is at T steam
property will be PS. So here TS is equal to A PS plus P. This is equation second, and consider this as a equation A. Okay. Now what I am doing, I am just subtracting equation A minus equation 1 and dividing it with equation 2 minus equation 1. आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने क्या करा, इक्वेशन ए को से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मतलब t माइनस, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, t माइनस टी आई, राइट साइड में क्या आएगा, a p माइनस पी आई, एंड b v will cancel out because I am subtracting this equation from this equation. So b will cancel out. So what we will have, in left hand side we will have t minus ti is equal to a p minus pi. This is the this one numerator, and same as in denominator we are subtracting equation 1 from equation 2. So ts minus ti, and here also a ps minus pi. So a will cancel out, so net equation is t minus ti, ts minus ti is equal to p minus . This is the final relationship between temperature and any thermometric property. अब कैसे होगा, इफ यू नो दैट, देखो यहाँ पे मुझे आइस पॉइंट पता है, आइस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, तो मैंने क्या करा, जो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आइस पॉइंट पे फाइंड कर ली. इसका मतलब मुझे पी आई की वैल्यू पता है और आइस पॉइंट की वैल्यू पता है, टी आई की वैल्यू पता है मुझे. ठीक है. सिमिलरली स्टीम पॉइंट की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, डिफरेंट स्केल में पता है, का मतलब डिफरेंट स्केल ने आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे रखी हैं अलग इन पॉइंट्स को. जैसे कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो आइस पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट को क्या वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली अगर मैं फ़ारेनहाइट की स्केल की बात करूंगा तो आइस पॉइंट क्या है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और स्टीम पॉइंट क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो ये आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर दी गई हैं आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर के लिए. ठीक है, वो वैल्यूज मुझे पता है. उस वैल्यू पे वो टेम्परेचर को कैसे लेके आना है, मतलब कैसे क्रिएट करना है, ये मुझे पता है. अगर मैं बोलूं कि आइस पॉइंट को क्रिएट करो, तो आपको अगर थर्मोमीटर नहीं भी है आपके पास तब भी आप आइस पॉइंट क्रिएट कर सकते हो. कैसे, आपको बस एक आइस चाहिए, वाटर इन द फॉर्म और सॉलिड फॉर्म फेज चाहिए. आ रहा है समझ में, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ध्यान रखना, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक. ठीक है. देन अब मैं बात करूं अगर स्टीम पॉइंट की, तो स्टीम पॉइंट में भी अगर आपके पास स्केल भी नहीं है, सॉरी थर्मोमीटर नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन क्रिएट steam point. Why? You know that when the water is in its vapor form, then the temperature at which the water and in liquid and vapor form is coexisting, it is steam point. That is 100 degree Celsius for degree Celsius scale. Okay, so you know the steam point, steam temperature. You know, you can calculate the property value at steam point. So these four are known. So consider this equation. Pi is known, Ps is known, Ti is known, Ts is known, and Ti is known. Now if I want to find out any temperature T, what just I have to do, I have to place the thermometer at in that temperature. जैसे ही मैं उस थर्मोमीटर को उस टेम्परेचर रीजन में प्लेस करूंगा, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी, और जो भी वैल्यू चेंज होके ये प्रॉपर्टी अचीव कर रही है, मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, उसको मेजर करूंगा और यहाँ लिख दूंगा.
जैसे ही मैं पी की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? I know what is PI, I know what is PS, I know what is the value of TI and TS. So only two unknowns are T and P. So if I want to find out any temperature, what I will do, I will just place my thermometer in the region where I have to calculate the temperature. So as per the temperature existing in that region, the property value will change and I will measure the property. So with the help of measuring property, I will find out the temperature. Okay. So अब देखो, ये इक्वेशन तो मिल गई मुझे T माइनस यार ठीक है। अभी जो इक्वेशन मिली मुझे कहाँ से मिली? आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट से, ठीक है। जब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट की बात करूंगा मैं डिग्री सेल्सियस के लिए, तब वैल्यू क्या होती है? आइस पॉइंट को दे रखी है, असाइन कर रखी है वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट को वैल्यू असाइन कर रखी है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके। जब मैं बात कर रहा हूँ डिग्री फ़ारेनहाइट की, आइस पॉइंट को असाइन कर रखी है 32 और स्टीम पॉइंट को 212। ओके। लेकिन एक चीज ध्यान से समझो कि बेटा वैल्यू कुछ भी असाइन करी हो, लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, जो कंडीशन है वो चेंज नहीं। मतलब आइस पॉइंट का मतलब द टेम्परेचर एट विच वाटर इज को एग्जिस्टिंग इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। अगर मेरे पास वाटर आइस और वाटर लिक्विड फॉर्म में को एग्जिस्ट कर रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज आइस पॉइंट। अब उस कंडीशन को मैं 0 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 बोल दे रहा हूँ और डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 बोल रहा हूँ, लेकिन जो फिजिकल टेम्परेचर है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। अगर मैं आपको 0 डिग्री ये आइस पॉइंट पे बैठा दूं और मैं बोलूँ नहीं भाई 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कोई बोलेगा नहीं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपके लिए ये दोनों वैल्यूज़ कुछ मतलब रखती नहीं है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब मैं 0 डिग्री बोलूँगा तब भी आप सेम टेम्परेचर फील कर रहे होंगे, और जब मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहा हूँ तब भी आप सेम कंडीशन फील कर रहे होंगे आइस पॉइंट पे, क्योंकि जो फिजिकल टेम्परेचर है वो तो सेम है, बस मैंने क्या कर रखा है उस टेम्परेचर को डिफरेंट डिफरेंट स्केल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे दी है। आ रहा है समझ में? सिमिलरली जब मैं स्टीम पॉइंट की बात करूंगा, स्टीम पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वाटर इन वेपर फेज एंड इन liquid phase is coexisting at atmospheric pressure, that is steam point. So if I have achieved the condition where water and in vapor and liquid phase is coexisting, that is a steam point, that is a physical condition of steam point. अब उस स्टीम पॉइंट को मैं डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस बोल दे रहा हूँ और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेल्सियस बोल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टीम पॉइंट चेंज हो जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्केल में, बस डिफरेंट डिफरेंट स्केल में इस पॉइंट को अलग अलग से बोल दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की बात करूँ, हमारे स्टेट में अगर जो आपने लौकी देखी होगी, ठीक है, सब्जी खाते हो, अब मैं अपने स्टेट की बात करूँ तो इसको सिर्फ लौकी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कद्दू बोल सकते हैं, कद्दू भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ कद्दू अलग होता है, जो ऐसा वाला एक बड़ा सा चीज होती है, ठीक है। तो अब लौकी तो दोनों जगह सेम है, बट चेंज क्या हो रहा है? ओनली टेम्प जो इसको बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ बिहार में लौकी को कद्दू बोल दिया तो लौकी का वो लौकी चेंज हो गई, नहीं, लौकी तो वही है। आ रहा है समझ में? जो ये कंडीशन है, इसकी फिजिकल कंडीशन है वो सेम है, बस क्या हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फिजिकल कंडीशन है दोनों सेम है, बस क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो वैल्यूज दे रखी है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर ये टेम्परेचर खाली वैल्यूज डिफरेंट है, तो इन वैल्यूज पे जो तो प्रॉपर्टी होगी, ये पी की वैल्यूज, पी आई, पी एस या पी,
कोई भी वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की वो क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? सेम रहेगी का मतलब मैं कोई भी मैं कोई भी टेम्परेचर स्केल चूज कर लूँ, क्योंकि आइस पॉइंट की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही, स्टीम पॉइंट की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही, कोई भी और टेम्परेचर होगा उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होगी, बस उस टेम्परेचर को किस नंबर से डिनोट कर रहे हैं ये चेंज हो रहा है। तो जब फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू सब स्केल के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? किसी को डाउट है तो बोल सकता है, ठीक है, चैट में लिख सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं, ये आइस पॉइंट है, स्टीम पॉइंट है, या कोई दूसरा टेम्परेचर है, उसकी फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं हो रही हैं, बस उन टेम्परेचर्स को डिफरेंट डिफरेंट नंबर से हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल में शो कर रहे हैं। सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दीज प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्केल्स। आ रहा समझ में? सो आई कैन से दैट राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन विल रिमेन ऑलवेज सेम फॉर ऑल दी टेम्परेचर स्केल। ओके, सो अगर राइट हैंड साइड सबके लिए सेम रहेगा, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ आई एम यूजिंग दिस फॉर डिग्री सेल्सियस, तो T डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस should be equal to T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस T आइस पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय T स्टीम पॉइंट एट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस T आइस पॉइंट एट डिग्री फ़ारेनहाइट, and should be equal to some any other scale। आ रहा है समझ में? So this is the way how you correlate two different temperature scale. If you have the values of ice point and steam point on different scale, then you can correlate how to change from one scale to another scale. For example, आपको यहाँ पता है कि आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। T डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट 0, स्टीम पॉइंट 100 माइनस 0 इज इक्वल टू T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट में 32 212 माइनस 32। ओके, सो क्या आ जाएगी इक्वेशन, T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 बाई what will become here 180। I can write T degree Celsius is equal to 5 by 9 T degree Fahrenheit minus 32। This is the relationship between degree Celsius scale and Fahrenheit scale। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे आप फ़ारेनहाइट की इक्वेशन वैल्यू पुट करो तो डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा आपको टेम्परेचर, आप डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पुट करो फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। तो दिस इज द वे टू कोरिलेट बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, अब आप कोई भी स्केल अगर आपको उसका स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट पता है, then you can correlate, but keep that in mind that these two reference point should be same, otherwise reference point अगर different है दो स्केल के लिए तो ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अगर ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो राइट हैंड साइड की वैल्यू सब हर टेम्परेचर के लिए सेम नहीं रहेगी। ओके, सो कीप दैट इन माइंड दैट these two reference point are same for those two temperature scales। okay, any confusion here? अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए बढ़िया है। So there is one question, very small question,
फिर भी मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग अ हीटिंग प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ system is risen by 10 degree Celsius. Express this rise in temperature in Kelvin degree and Rankine cycle. केल्विन टेम्परेचर में मुझे एक्सप्रेस करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है और रैंकाइन में करना है। इन तीन टेम्परेचर में इस चेंज इन टेम्परेचर को मुझे एक्सप्रेस करना है। राइज इन टेम्परेचर का मतलब दिस इज राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मतलब दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस नॉट टेम्परेचर वैल्यू। ये ध्यान रखो, राइज इन टेम्परेचर है मतलब दिस इज डेल्टा टी नॉट टी, एंड डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। सो इस डिग्री सेल्सियस में जो राइज हो रहा है आपको उसको केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और रैंकाइन में फाइंड आउट करना है। ओके, सो what has been given that delta T in degree Celsius scale is 10 डिग्री सेल्सियस। आपको सेम डेल्टा T इन फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है, डेल्टा T इन केल्विन, सॉरी केल्विन एंड डेल्टा T इन रैंकाइन। ओके, सो फ़ारेनहाइट के लिए अभी जस्ट हमने ये एक रिलेशन निकाला कि डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। दैट रिलेशन वी कैन यूज, वी नो दैट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 T डिग्री फ़ारेनहाइट minus 32. Okay, so now at point or at its state 1, temperature is in degree Celsius T1 degree Celsius minus is equal to 5/9 equation 1. At state 2, T2 degree Celsius minus 5/9, sorry, is equal to 5/9 T2 degree Fahrenheit minus 32. This is equation 2. Now I am subtracting equation 2. Equation 2 minus equation 1. Subtracting equation 1 from equation 2. What will be the answer? T2 degree Celsius minus T1 degree Celsius is equal to 5/9 T2 degree Fahrenheit minus T1 degree Fahrenheit. This T2 minus T1 degree Celsius, we know that it is 10 degree Celsius. Value, put that value 10, 5/9 here, that we have to find out. This is delta T degree Fahrenheit. From here you can find out that delta T degree Fahrenheit is equal to, what will be 1 point, कितना हो गया 9 18, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखो, ये मैंने आपको करके दिखा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या हो जाएगा, dt डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 dt डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये 0 हो गया। dt डिग्री सेल्सियस आपको पता है 10, 5/9 dt डिग्री फ़ारेनहाइट। सो व्हाट इज द डिग्री, dt डिग्री फ़ारेनहाइट 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट्स इट। आपको ये अलग अलग इक्वेशन लिख के पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने क्या निकाला, फाइंड आउट किया डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसी तरीके से केल्विन और रैंकाइन में पहले आप रिलेशन फाइंड आउट करो, उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज
ideal gas thermometer. This thermometer is based on Boyle's law. And Boyle's law states that pressure and volume, and that is molar volume, when the limit P tends to 0 is equal to constant. आ रहा समझ में? अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे PV is equal to constant. This is called Boyle's law. ठीक है? PV is equal to constant is valid only for ideal gases. Even a slightest deviation will leads to disqualification of this law. Okay, so that's why we are denoting when the pressure is going towards 0, means pressure is very very low. So we know that when the pressure is very very low, even the real gases tends to behave as an ideal gas. That's why we have put the limit, that pressure is going towards 0, so that value will remain constant. This is the molar volume. Okay, volume per unit mole. So this will be constant, and this is the function of temperature only. Means this constant value will change with respect to temperature only, will not change with different gases. Okay, so what we did in case of ideal gas, we choose our substance an ideal gas, then property, this limit PV, after that reference point, same steam and ice point. Okay, after that interpolation scheme. Is linear. ठीक है, देखो ध्यान रखना, स्टीम और आइस पॉइंट की डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट में ऐसा नहीं है कि जहां स्टीम एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ वो स्टीम पॉइंट है, और वेयर द ओनली वाटर इन सॉलिड फेज इज, दैट इज ice point. When I am talking about steam point, then water in liquid plus vapor phase coexisting. When I am talking about ice point, water in solid plus liquid phase coexisting. That is called steam point and ice point. सीधे मत बोल देना कि steam point पे स्टीम जब वाटर इन वेपर फॉर्म होगा तो स्टीम पॉइंट हो गया, और जब वो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में होगा तो आइस पॉइंट है। नहीं, को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सिर्फ स्टीम अगर है आपके सिस्टम में तो वो ये सर्टेनिटी आपको नहीं देती है कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। आ रहा है समझ में? बट अगर लिक्विड और वाटर वेपर एंड वाटर लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये सर्टेन है, 100% सर्टेन है दैट द टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस ही ओनली। सिमिलरली इन केस ऑफ आइस पॉइंट, अगर सिर्फ आइस है तो दिस यू डोंट हैव दैट सर्टेनिटी दैट इट विल बी द 0 डिग्री सेल्सियस। बट इफ वी हैव बोथ ice water in solid form phase and liquid phase coexisting at atmospheric pressure, then it will be 0 degree Celsius. Okay, so now we will plot a graph ठीक है।
दो पॉइंट है, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट. Let us ice point is 0 degree, so here we are considering it 0, and ice point is 100. This is the temperature axis. So 0 degree Celsius value, some value will be there, and similarly for 100 degree some value will be there. If I am joining these 2 points, so one data point is this and another data point is this. This is value of function ft at steam point, and this is value of function ft at ice point. Okay, अब देखो, I have only 2 points. इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हमने सिंपलेस्ट टेक्निक क्या है दो पॉइंट को ज्वाइन करने की? लीनियर. आ रहा है समझ में? इसको मैं क्वाड्रेटिकली भी ज्वाइन कर सकता हूँ सर, कर्व के थ्रू भी ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई कर्व डिफाइन करूँ उसके थ्रू ज्वाइन करूँ, वो भी पॉसिबल है, ठीक है. लेकिन लीनियर स्केल डिफाइन करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ ये देखते हैं अभी. ओके, तो क्या करा हमने, छोड़ो पहले इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है. इन दोनों पॉइंट को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है. उसके बाद क्या करा, इस स्ट्रेट लाइन को पीछे एक्सटेंड किया. This is the value of property at ice point. Okay, so when this line is intersecting temperature axis, that means at this point, value of function ft is 0. Getting my point? Value of function ft is 0 means value of pv bar is equal to 0. ओके, एंड अगर मैं इसको और इसके पीछे ले जाना चाहूं तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. जैसे ही मैं इसको और पीछे एक्सटेंड करूंगा, देन द फंक्शन एफ टी और इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव. यहाँ तक क्या थी? यहाँ 0 थी. अब इसके बाद और मैं इसको पीछे एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होने स्टार्ट हो जाएगी. ओके, अब नेगेटिव हो रही है, देखो आपके पास यहाँ पे फंक्शन में क्या है? प्रेशर है और वॉल्यूम है. प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, कोई गेज प्रेशर नहीं ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि नेगेटिव प्रेशर हो सकता है, पॉसिबल है. नो, वी आर नॉट कंसिडरिंग gauge pressure here, we are considering absolute pressure, so that will be always positive. Volume, negative volume doesn't make any sense. Okay, so that volume will always be positive. So negative value of this quantity is not at all, doesn't have any sense. Okay, so that means the temperature, value of temperature, which is this value, we cannot go beyond this temperature value. This is our absolute temperature at this point. We cannot move beyond this temperature value. आ रहा है समझ में? So and this is called, that's why it is called absolute zero temperature. And when you interpolate, the value of this is minus 273.15 डिग्री सेल्सियस. आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं? एब्सोल्यूट जीरो मीन्स द टेम्परेचर बिलो विच वी कैन नॉट गो. दिस टेम्परेचर के नीचे हम नहीं जा सकते. टेम्परेचर बिलो विच कांट गो. ठीक है, क्यों नहीं जा सकते वो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे.
कि जैसे ही मैं इसके पीछे और एक्सट्रापोलेट करूंगा इसको, फंक्शन एफ टी और फंक्शन लिमिट पी 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 इंटू मोलर वॉल्यूम विल बिकम नेगेटिव. बोथ क्वांटिटीज आर पॉजिटिव. Pressure cannot be negative, volume cannot be negative. So that's why this quantity negative value, this quantity cannot have the negative value. That's why this is the maximum temperature that we can have, minimum, sorry. Okay, so by interpolating you can find out the value of this temperature, that is it comes to 73.15 degree Celsius. ओके okay? और केल्विन ने इसी को रेफरेंस पॉइंट अपना अज्यूम कर लिया. Kelvin what told that I will define this point as my 0 Kelvin. मैं यहां से रीड करना स्टार्ट करूंगा आगे टेम्परेचर. So if I want to put a relationship between degree and Kelvin scale, it is very easy. That what Kelvin is saying, that what is the sorry, minus 273.15 degree Celsius is what? 0 Kelvin. आ रहा समझ में? So if I am adding here T degree Celsius or here T Kelvin, so what is the relation? sorry रुकला हो गया. From here, अगर मुझे यहाँ पे 0 मैंने दे दिया, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है तो क्या होगा, उसमें मैं ऐड करूँगा 273.15 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर इज 0 बट केल्विन टेम्परेचर इज 0 प्लस 273.5. सो T Kelvin is equal to T degree Celsius plus 273.15. कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, ऑल क्लियर. देखो एक चीज ध्यान रखना, बाकी जो बैठे हुए हैं ज्वाइन तो लगभग 55 के अराउंड है, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स 2-3 के जाते हैं, ठीक है. तो दैट इज अप टू यू. आई कैन नॉट आस्क इंडिविजुअल स्टूडेंट, and that is even not possible in that in online class. अगर फेस टू फेस हम लोग क्लास कर रहे थे तो मे भी पॉसिबल होता, शकल देख के समझ में आ जाता है कि उसको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. आप हो सकता है वीडियो ऑन करके सो गए हो, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब देखो जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, दीज टू रेफरेंस पॉइंट, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट. मैंने अभी लास्ट टाइम में बताया था आपको कि स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट, जो वाटर बॉयल हो रहा है आपका 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर. क्या प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है आपके सराउंडिंग में, उस पर हाईली डिपेंडेंट है. अगर वो प्रेशर हाई है तो स्टीम पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा. सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर प्रेशर कम है तो स्टीम बॉइलिंग जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम, रिड्यूस हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है. सो दीज 2 पॉइंट, आइस पॉइंट and steam point,
they are the function of atmospheric pressure, or we can say the function of pressure. मतलब सराउंडिंग में प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे. अगर मैं यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ और किसी और प्लेस पे मेजर कर रहा हूँ, अगर वहाँ सराउंडिंग के प्रेशर में डिफरेंस है तो आइस पॉइंट को मैं क्रिएट करूँगा एक पर्टिकुलर लोकेशन ए, और आइस पॉइंट को क्रिएट करूँगा किसी दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन बी. अगर दोनों जगह सराउंडिंग में प्रेशर डिफरेंस है तो आइस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ अलग होगा और वहाँ अलग होगा. आ रहा है समझ में? तो इसलिए ये हाईली डिपेंडेंट है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट प्रेशर पे. इसलिए एक नया मेथड यूज हुआ जिसमें रेफरेंस पॉइंट ऐसा चूज किया जाए जो प्रेशर के साथ चेंज ना हो, मतलब सराउंडिंग प्रेशर के साथ चेंज ना हो. ऐसा प्रेशर चूज किया जाए जो कि सराउंडिंग प्रेशर के साथ चेंज ना हो, सॉरी, ऐसा रेफरेंस पॉइंट चूज किया जाए विच इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट आवर पॉइंट ऑफ reference which does not change with pressure, and that point is called triple point. Where the temperature is, if I am putting in Kelvin, then it is 273.16 Kelvin, and the pressure is 0. Okay, so this is the reference point. This is the one, and another one was 0 Kelvin absolute. ठीक है, एब्सोल्यूट 0. तो ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू आप कहीं भी चले जाओ, ट्रिपल पॉइंट की प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू विल नॉट चेंज. द वैल्यूज ऑफ ट्रिपल पॉइंट प्रेशर टेम्परेचर विल नॉट चेंज एट ऑल. व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? इट इज द कंडीशन एट विच water in all three phases coexist. Okay, water, these properties I have written with respect to the water only. For water it is 273.16 Kelvin, or you can say 0. degree Celsius, 0.01 degree Celsius. Okay, so these the values are with respect to water only. ऐसा मत सोच रहे हैं कि हर सब सब्सटेंस के लिए यही हो गया. ठीक है. सो अब केल्विन ने क्या किया, इस रेफरेंस पॉइंट को यूज किया, और अभी मैंने बताया कि जो अपना स्केल है वो कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से -273.15 डिग्री सेल्सियस से स्केल स्टार्ट किया और रेफरेंस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट चूज किया. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन विल ड्रॉ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. दिस इज 0 केल्विन, और अभी हमने देखा है पीछे लास्ट स्लाइड में एट 0 केल्विन वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ टी इज 0. दिस वी हैव सीन हियर ओनली. सो दैट्स व्हाई if this is the axis of function ft, so at 0 Kelvin value of ft is 0, that we know. And let us say this is our triple point 273.16, and this is in Kelvin temperature. Okay, so at this point
फंक्शन एफ टी ट्रिपल पॉइंट। फंक्शन की वैल्यू इस ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगी? फंक्शन टी एट ट्रिपल पॉइंट। ओके, दिस इज द एफ टी एक्सिस। ठीक है, तो दो रेफरेंस पॉइंट हुए। एक मेरा क्या हो गया एट 0 डिग्री केल्विन, जहां पे क्या है एफ टी की वैल्यू क्या है? 0 है, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। एंड एट अनदर पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट 273.16। ओके, सो अब if I want to find out slope of this line, अगर इस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप क्या हो जाएगा? अगर m को स्लोप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? एफ टी टी पी ओवर 273.16, यही होगा स्लोप। एंड विद द हेल्प ऑफ स्लोप आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। दिस इज द व्हाट इज दिस लाइन? The line passing through the origin, equation of the line is y is equal to mx, and here y is ft and x is t. So I can easily write function ft is equal to mx, this is f t tp over 273.16, this is capital T. This is the value of, this is the equation of that line. आ रहा समझ में क्या करा मैंने? सिंपल, मैंने इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया। दैट स्लोप इज दिस वाई, वाई एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज एफ टी माइनस 0 एंड डेल्टा एक्स इज 273.16 माइनस 0. So that's how the slope is coming. And equation line passing from the origin, y is equal to mx, so ft is equal to f at triple point by 273.16 into t. And we know that function ft is limit p tends to 0 p v bar is equal to, and this quantity, this is the this quantity is constant. समझ में आ रहा है सबको? ये क्वांटिटी कांस्टेंट है 273.16, इट्स कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है क्योंकि ट्रिपल पॉइंट फिक्स है। ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट है, फिक्स है। सो सॉरी, वो डिफरेंट सबके लिए फिक्स है, ठीक है। सो दैट इज आर and that constant value is r t. Okay, so when we write for an ideal gas, this is p bar is equal to r t. This is your ideal gas equation. You can also write it pv is equal to nrt, because v bar is equal to v by n. This is your ideal gas equation. So from here you can easily find that volume is the function of, if you have number of moles, pressure and temperature, you can easily find out volume. Same goes with other two variables, pressure and temperature. Okay, so this is the equation of state for ideal gas. Okay, now if we have mixture of gases, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा खत्म हो गया। आ रहा समझ में? टेम्परेचर मेजरमेंट जैसे ही हमने ये स्केल डिफाइन किया, यहाँ पे खत्म, ठीक है। केल्विन स्केल डिफाइन हो चुका है, आइडियल गैस टेम्परेचर डिफाइन हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स द व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सो इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, देन डिफरेंट गैसेस का क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स हैं,
n1 n2 डॉट ni डिफरेंट होंगे. ओके, but the volume occupied you cannot differentiate say that the different gases are having the different volume. So when we apply ideal gas equation for first gas, what will be the condition? P1 V is equal to N1 RT, because in a container there are number of gases 1 2 3 dot. Okay, and if different gases are having a different pressure, so total pressure is P and temperature is T and volume of this container is V. So obvious सी बात है कि अगर हमारे पास mixture of gases है, so every gas will be having at its own partial pressure. So that's why I have written it P1. Similarly, if I am talking about second gas, what will be the condition? P2V is equal to N2 RT, and same goes till PIV NIRT. ओके, अगर मैंने इसको ऐड किया सबको तो क्या हो जाएगा? ये समेशन I फ्रॉम 1 टू n लिख लो, n pi volume is constant here, summation I from 1 to n number of moles R into T. So this term we can write total pressure PT into volume is equal to, similarly this term we can write total number of moles R into T. Take it as equation 1, equation nth A. Okay, now divide equation 1 by equation A. क्या होगा इधर? P1 by PT is equal to N1 by NT. Okay, and we know that number of moles of an individual gas divided by total number of moles existing in a system is called mole fraction, that is represented by X. So partial pressure P1 is equal to X1 PT. Similarly, partial pressure of any ith gas will be Xi PT. कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को भी? Anyone is having स्क्रीन नहीं दिख रही? किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? साउंड आ रही है, स्क्रीन दिख रही है सबको? अभी किसी ने मैसेज किया है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है. देवानंद, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है? अरे यस सर, नो सर. स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है ये बताओ. सबको दिख रही है? यस सर, दिख भी रही है और साउंड भी क्लियर है. यस सर, दिख रही है. सब साउंड भी क्लियर है ना? यस सर. ओके, यस सर, क्लियर है. ठीक है. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़े. चलिए, ठीक है. सो अभी तक हमने क्या देखा? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. मींस ये इक्वेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी सब रियल गैसेस के लिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता. ओके, बट व्हेन वी गो इन रियल कंडीशंस वी नो दैट वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट एनी आइडियल गैस. ओके, वो बात अलग है कि हम कंसीडर कर ले रहे हैं दैट दिस इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, बट
In actual condition, ideal gas is not possible to have. ठीक है? So when we talk about for real gases, क्विकली हम लोग दो इक्वेशन से देखेंगे विच इज यूज्ड फॉर रियल गैसेस. ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. That is called Z, and Z is denoted by Z is equal to real volume divided by V bar ideal. Okay, means it is a ratio of the volume occupied by real gases to the ratio of volume occupied by ideal gases. Okay, so the equation जो आइडियल गैस की थी वो क्या थी, पी वी बार इज इक्वल टू आर टी, एंड दिस वॉल्यूम इज फॉर आइडियल गैस. जब मैं इस वॉल्यूम को वी आइडियल को चेंज करूंगा, रिप्लेस करूंगा, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वी बार रियल इज इक्वल टू जेड आर टी. आ रहा है समझ में? तो ये जो जेड वैल्यू है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसकी वैल्यू को आप डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे और टेम्परेचर पे आप टेबल से, डिफरेंट टेबल्स आपके पास हैं, उनसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो जब आपको जेड की वैल्यू पता है, ऑलरेडी गिवन है, तो आप वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, इसमें से जो भी दो क्वांटिटीज दी तो थर्ड क्वांटिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अब मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं, जैसे मैंने लिखा था कि लिमिट p टेंस टू 0 pv लिखा था, ठीक है, तो अगर मैं वही लिमिट p टेंस टू 0 z लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोई सोच के बता सकता है? p टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि प्रेशर को मैं बहुत कम कर रहा हूं. ठीक है, जैसे जैसे मैं प्रेशर को रिड्यूस कर कम करते जा रहा हूं, तो एट लो प्रेशर ऑल गैसेस, इवन रियल गैसेस, टेंड्स टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस. यस, अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है ऐसा. ठीक है, वाई सच कंडीशन इज कमिंग. बट अभी के लिए समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं प्रेशर को कम करना स्टार्ट कर दूंगा, तो जो रियल गैसेस हैं एट लोअर प्रेशर दे ऑल्सो बिहेव एज एन आइडियल गैस. ओके, तो जब रियल गैसेस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी तो रियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी रियल क्या हो जाएगा, इट टेंड्स टू टुवर्ड्स आइडियल वॉल्यूम. क्योंकि रियल गैस भी क्या कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है. मतलब जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस. ओके, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएंगे, तो वैल्यू विल बी 1. सो ये याद रखना, Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस. इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बुक खोल के मत बैठ जाना कि पूरा वो निकाल के लाएंगे हम लोग. एग्जाम में बस एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आगे आप इंटरव्यूज वगैरह में जाएंगे तो हो सकता है कहीं पे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट रियल गैसेस इक्वेशंस वी कैन यूज. ठीक है, तो तब आपको ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का आइडिया होना चाहिए. किसको कंफ्यूजन है कि Z इज इक्वल टू 1 कैसे हो गया? एनीवन हैज एनी डाउट regarding Z? मी का मतलब क्या हुआ? चितरंजन कुमार, बेटा मैंने Z ऐसे डिफाइन किया, अभी सामने आपके लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू, एक क्वांटिटी मैंने डिफाइन की. मुझे पता है कि जो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम होता है ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम बाय द आइडियल गैस, दैट इज टोटली डिफरेंट व्हेन वी सी अ रियल गैस.
ठीक है, तो Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द रियल गैस टू दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द आइडियल गैस, ये रेशियो है Z। तो मैंने V बार आइडियल को आइडियल गैस इक्वेशन में चेंज कर दिया, V बार आइडियल क्या हो जाएगा, V रियल बाई Z। तो V रियल बाई Z पुट करूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV बार रियल इज इक्वल टू ZRT। दिस इज द इक्वेशन फॉर रियल गैस। अब मैं बोल रहा हूँ Z की वैल्यू लो प्रेशर पे क्या होगी, तो मैंने बोला कि जैसे ही प्रेशर को मैं लो करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, तो एट लो प्रेशर इवन रियल गैसेस स्टार्ट टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। जब रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो वी रियल विल बी इक्वल टू वी आइडियल, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी वी आइडियल, डिनोमिनेटर में वी आइडियल, दोनों सेम होंगे, तो जेड वन हो जाएगा। ओके ओके, नाउ वैल्यू ऑफ जेड क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ जेड इज 1 फॉर आइडियल गैस। रियल गैसेस के लिए वैल्यू जेड की ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है, ठीक है। सो फॉर हाई T temperature there be the repulsion forces will be dominating. So Z becomes greater than 1, and for low temperature attraction forces dominate, so does Z become less than 1, ठीक है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑन दी अदर हैंड जब टेम्परेचर लो होगा तो वो दैट फोर्स विल बी अट्रैक्शन फोर्स। सो जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो जेड की वैल्यू विल बी लेस देन 1, एंड व्हेन द रिपल्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग देन वैल्यू ऑफ जेड विल बी ग्रेटर देन 1। okay, and then the second and last and very important equation for real gases, van der Waal equation, ठीक है। van der Waal equation क्या होती है, P plus A over is equal to R T। ओके, बस आपको ये समझना है कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, ठीक है, दैट्स इट। ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स फिल हैं, सॉरी गैस फिल है, तो उसमें क्या होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। Okay, so if we consider that the volume occupied per unit mole by these molecules, or volume per unit mole of the molecules is B। देखो आइडियल गैस इक्वेशन का दो फंडामेंटल अजम्पशन होते हैं। पहला अजम्पशन क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, कि देयर आर नो, क्या होता है बताओ, अगर आइडियल गैस है तो उसमें दो अजम्पशन आते हैं। प्रेशर हाउ मच पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, देखो फर्स्ट कंडीशन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियल गैस देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, एंड सेकंड वन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द कंटेनर वॉल्यूम। दैट इज आवर assumption that then only that gas is ideal gas। first one is
छोड़ो अभी लिखते नहीं, अभी सुन लो, बस लिखेंगे तो फिर उसको भी समझाना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज वॉल्यूम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो नेग्लिजिबल है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं, ठीक है, और लग भी रहे हैं तो वो नेग्लिजिबल है। सेकंड वन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू कंटेनर वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रियल गैस की, तो रियल गैस में दोनों अजम्पशन वैलिड नहीं होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स भी होगा, मॉलिक्यूल्स कंटेनर में वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगे। आ रहा है समझ में? तो जैसे ही मैंने बोला कि वॉल्यूम मान लो जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटल बी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं कंटेनर का, तो मैंने लिखा B इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स यार, और यू कैन से ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम पर यूनिट मोल occupied by the molecules, और here I have shown that spheres, so you can say occupied by the spheres। ठीक है, अब V टोटल वॉल्यूम अगर इसका कैपिटल B है V, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कैपिटल V है, इसमें से B स्मॉल b वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया किसने? मॉलिक्यूल्स ने। तो गैसेस के लिए वॉल्यूम कितना बचा? V बार माइनस B। आ रहा समझ में? तो जहां हम इक्वेशन यूज कर रहे थे आइडियल गैस के लिए, V bar is equal to RT, now this volume is not available, what volume is available? V bar minus V, so then I will use P V bar minus B into RT। ओके, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? मैंने क्या करा, जो एक्चुअल वॉल्यूम अवेलेबल है उसको पुट किया वहाँ पे, क्योंकि B जो है स्मॉल b दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि और ऑन द अदर हैंड जब हम आइडियल गैस एजम्पशन लेते हैं तो आइडियल गैस एजम्पशन में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल होता है, बट यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव सब्ट्रैक्टेड दैट वॉल्यूम फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं प्रेशर की, ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं P इज इक्वल टू RT ओवर V माइनस B, लिख सकता हूं इसको मैं नीचे ले गया, P इज इक्वल टू RT V बार माइनस B हो गया। ठीक है, अब देखो प्रेशर मैंने क्या बोला था कि ये अगर वॉल है कंटेनर की, ठीक है, इस वॉल पे मॉलिक्यूल्स जो स्ट्राइक कर रहा है, वो स्ट्राइक करने के बाद जब किसी और वेलोसिटी ज़्यादा एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस वो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज प्रेशर। अब देखो यहाँ पे अगर मान लिया यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है, ठीक है, अब अगर ये मॉलिक्यूल बेटा इस वॉल से स्ट्राइक करने जा रहा है, ठीक है, इसके विसिनिटी में ये दो डिफरेंट और मॉलिक्यूल्स हैं, अब अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है या फिर रिपल्शन फोर्स है, और सिमिलरली इन दोनों मॉलिक्यूल्स दिस वन एंड दिस वन, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है और रिपल्शन फोर्स है, सो दैट विल चेंज द अप्लाइड फोर्स, दैट विल अफेक्ट द अप्लाइड फोर्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस वॉल। ये करेगा या नहीं करेगा? देखो अगर ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर और बड़ा दिखाते हैं, अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन का इफेक्ट होगा तो इसकी तरफ रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आर टेंडिंग टू चेंज द प्रेशर वैल्यूज। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो मॉलिक्यूल आपकी वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है, उसकी विसिनिटी में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, जो फोर्स कंटेनर की वॉल पे मॉलिक्यूल अप्लाई करेगा उसको चेंज कर रहा है। ये समझ में आ रहा है किसी सबको या नहीं आ रहा है? किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है अभी।
सर जरा एक बार और रिपीट कर यासु दीजिएगा। ओके, देखो मैंने आ ये रही है बोला आवाज? कि ये जो वॉल है, प्रेशर क्या होता था गैसेस के केस में, कि जो नेट फोर्स ये मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक को जब कोलाइड कर रहे हैं वॉल पे, तो ये नेट फोर्स जो एवरेज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है, अब अगर वो जब मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आइडियल गैस में इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, मॉलिकुलर फोर्स नहीं है। आ रहा है समझ में? तो ना तो ये मॉलिक्यूल इस पर कोई फोर्स लगा रहा है, ना ही ये मॉलिक्यूल इस पर कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसके उस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा और फिर स्ट्राइक करके किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जब मैं रियल गैसेस की बात कर रहा हूँ, तब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में और डिफरेंट कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा वहाँ पे। अब अगर वो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो फोर्स ऑब्वियस सी बात है, ये जो जिस फोर्स से ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर पे स्ट्राइक करेगा उसको चेंज करेगा या नहीं करेगा। अगर मान लो आपके पास एक ये बॉल है, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, ठीक है, ये आपका बॉल है। अब ये बॉल जो आपके पास थी, ये इधर इसको स्ट्राइक करने जा रही थी किसी वेलोसिटी से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो दो बॉल हैं, ये बॉल मत समझो, मान लो ये मैग्नेट है, तो ठीक है, ये बॉल है, ये आयरन है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये किसी वेलोसिटी से इधर जा रही है, अब ये मैग्नेट है और ये आयरन है, तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये दोनों जो मैग्नेट है वो इसको अट्रैक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से भी जा रहा है वो क्या होगी, धीरे धीरे रिड्यूस होगी नहीं होगी। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा वो रिड्यूस होगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी रिड्यूस हुआ, और फोर्स पर यूनिट एरिया इज दैट प्रेशर। सो प्रेशर में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आया। आ रहा है समझ में? तो सेम कंडीशन मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो प्रेशर में चेंज आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये मान लो इसको रिपेल कर रहा है, धक्का मार रहा है, अरे तुम इधर जा रहे हो किसी भी दीवार से टकराने जा रहे हो और तुमको पीछे से कोई धक्का मार दे आके, तो क्या होगा, तुम और जोर से टकराओगे, हो सकता है मुंह फोड़ लो। आ रहा है समझ में? वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि बेटा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज आर चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, दैट चेंजिंग द प्रेशर दैट गैस इज क्रिएटिंग इनसाइड अ कंटेनर। ये समझ में आ गया अब? यस सर। What? Okay, so for that effect we are adding a term that is A over V bar square. Okay, अब क्या है, A will be greater than 0 when the force of attraction will dominate. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा। एंड A will be less than 0 when force of repulsion will dominate. आ रहा समझ में? दूसरा 1/v बार स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी of having another molecule in the vicinity of a molecule. Sorry. ठीक है, 1/v बार स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी है कि मेरे कोई मॉलिक्यूल की विसिनिटी में कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा। अब वो 1/v बार स्क्वायर क्यों है, जैसे जैसे वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे वी बार की वैल्यू बढ़ती जाएगी प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और वो कम क्यों हो रही है, जैसे जैसे वी बार की वैल्यू बढ़ती जा रही है इसका मतलब कंटेनर साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे गैस को एक्सपेंड करने के लिए वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है
तो एक मॉलिक्यूल के विसिनिटी में दूसरा मॉलिक्यूल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि क्यों है, वॉल्यूम एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस वॉल्यूम को कंप्रेस करता जा रहा हूँ और छोटा करता जा रहा हूँ तो क्या होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन अनदर मॉलिक्यूल इन द विसिनिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी increasing when we increase the volume or decrease the volume. So that's why it is the 1 by v square is the probability, ठीक है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा तो ये क्वेश्चन क्या आएगी, p प्लस a अपॉन v बार स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। दिस इज द वंडर वॉल इक्वेशन। आ रहा है समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। सर हाँ सर जरा एक बार प्रीवियस स्लाइड जरा दिखा दीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ ये नहीं, सर हाँ यहाँ जो सर 1/VS12 है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्वांटिटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ये क्वांटिटी समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्मल यस वन सर। बाई वी स्क्वायर का मतलब क्या है कि देखो जैसे जैसे इस कंटेनर का वी बार स्क्वायर क्या है, ये इस कंटेनर का वॉल्यूम है ना, वी क्या है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है। तो जैसे जैसे अगर मैं जो मेरा कंटेनर है या जो मेरा सिस्टम है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता जाऊंगा तो गैसेस क्या है, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। जो एक्सट्रैक्शन फोर्सेस है गैसेस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम है। तो गैस क्या करती है, अगर मैंने लिया मान लो 1 लीटर 1 मीटर क्यूब का क्या कहते हैं चैम्बर लिया और आप उसमें 1 kg ऑफ एयर या 1 kg आप कोई गैस डाल रहे हो तो वो वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेगी, 1 मीटर क्यूब। अगर उसी सेम मास को आप 20 मीटर क्यूब में पुट करोगे तो वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई कर लेगी, 20 मीटर क्यूब। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं सर पहले तो 1 मीटर क्यूब था तो गैस उतनी तो ऑक्यूपाई करनी चाहिए, नहीं, जो भी आपने कंटेनर लिया है उसका वॉल्यूम कवर कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है गैसेस, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा अगर, तो वॉल्यूम जो एक्सपेंड करने के लिए उसके पास वॉल्यूम है गैस, सेम गैस के पास, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब सेम गैस के पास अगर वॉल्यूम ज़्यादा है एक्सपेंड होने के लिए तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंशन हो रहा है, आ रहा है समझ में। सो जो मॉलिक्यूल्स के एक मॉलिक्यूल्स के आसपास दूसरा मॉलिक्यूल्स के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसी वॉल्यूम को कम करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे, आ रहा है समझ में। तो एक मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में डिफरेंट दूसरा मॉलिक्यूल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको 1/b² वी स्क्वायर लिखा है कि जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ेगी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और जैसे जैसे v की वैल्यू कम होगी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। ऑन प्रेशर, मतलब प्रेशर पर क्या यस फर्क पड़ता है उसको हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अब लास्ट में मैं आइडियल गैस के जो दो अजम्पशन है वो लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वो आपको पता है लेकिन फिर भी सॉरी अजम्पशन करो, रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं इसको, चलो अजम्पशन लिखो। फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर forces are negligible, and second one is volume occupied by the molecule is negligible as compared to
वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम कंटेनर में मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो बहुत नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो जो कंडीशन आपसे मैं अभी तक मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर real gases tends to start behave as ideal gases। ठीक है, रियल गैसेस स्टार्ट बिहेविंग एज एन आइडियल गैसेस। ठीक है, अब वो कैसे? ठीक है, देखो जैसे ही मैंने टेम्परेचर को हाई किया, इंटरमॉलिक्यूलर टेम्परेचर हाई हुआ, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई। ठीक है, मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उनके बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उनको क्या कहते हैं, बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल लेवल मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो गई है। जैसे मतलब अगर आप खाना वाना नहीं खाए हो, ठीक है, ऐसे ही पड़े हुए हो, बिना आपकी एनर्जी लेवल लो है, तो आप घर वालों को आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप चुपचाप कोने में पड़े रहोगे। ठीक है, इधर उधर मुंह ज़्यादा खूदापांदी नहीं करोगे। लेकिन अगर वही दूसरे उस पर अगर आपके पास आप खाना वाना खा लिए एकदम पूरा मतलब फुल एनर्जी में हो, तो कभी उधर कूदोगे कभी उधर कूदोगे, आपको रोकने के लिए घर वालों को क्या करना पड़ेगा, या तो बांध के डाल देना पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं अब यहीं बैठेगा, या फिर डंडे का डर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कंसीडर यहाँ पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल, मतलब इफेक्ट नहीं करेंगे मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे मैं बेटा प्रेशर लो करता जाऊंगा, जितना जितना मैं प्रेशर, जैसे प्रेशर में इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड प्रेशर में लो कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सपेंड कर रहा हूं एक तरीके से मैं। ठीक है, अब एक्सपेंड कर रहा हूं तो वॉल्यूम जो कंटेनर का है उसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं वॉल्यूम, वो बहुत कम होता जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है, मैं वॉल्यूम को रिड्यूस कर दे रहा हूँ। अब जब मैं वॉल्यूम को रिड्यूस कर दे रहा हूँ तो कंपैरिजन अगर आप करोगे तो जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो इन कंपैरिजन में आ जाएगा कंटेनर वॉल्यूम के। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस क्या करती हैं, एज एन आइडियल गैस बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये कंडीशन नोट करके, नोट क्या करना है, वैसे समझना है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रटना नहीं है कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ सर। ठीक है, ओके, तो 15 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर ओके सर।